अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ ड्रग्स यूज्ड फॉर माइग्रेन। सबसे पहले हम एक माइग्रेन का ओवरव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली द माइग्रेन। माइग्रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक्स। ये हेडेक्स में क्लस्टर हेडेक्स भी आ जाता है, टेंशन टाइप हेडेक भी आ जाता है और उसमें माइग्रेन भी आ जाता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक में आता है माइग्रेन। माइग्रेन के जो पेशेंट होते हैं वो क्या सफ़र कर रहे होते हैं, दे सफ़र्स थ्रू द सिवियर माइग्रेन हेडेक, जो इसके 5 अटैक्स एक मंथ में मोस्टली कॉमन होता है कि माइग्रेन को क्लासिफाई करने के लिए मल्टीपल अटैक्स होने चाहिए इन अ मंथ। और जो हेडेक का जो पेन होना चाहिए ना वो शुड बी यूनिलैटरल। सो इसकी क्या है कि 5 अटैक्स पर मंथ ऑफ मॉडरेट टू सिवियर पेन विच इज़ यूजुअली यूनिलैटरल। तो ये माइग्रेन पेशेंट्स इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ माइग्रेन। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो माइग्रेन का पेन है वो कॉमन होता है इन वुमेंस एज कम्पेयर टू द मैन। जो ये पेन है ये मोस्टली सफ़र करती हैं वुमेंस। इसकी दो टाइप्स हैं, माइग्रेन विदाउट ऑरा और माइग्रेन विद ऑरा। नाउ द माइग्रेन विदाउट ऑरा और इसमें क्या फ़र्क है कि इस टाइप ऑफ माइग्रेन में पेन होने से पहले, हेडेक होने से पहले कुछ वार्निंग साइंस आते हैं। सबको मैं अभी डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले ये बता दूँ कि माइग्रेन विदाउट ऑरा जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, जबकि माइग्रेन विद ऑरा थोड़ा रेयर है। लाइक 5 to 13% या 1 to 13% में आता है ये। It is severe unilateral pulsating headache that typically lasts from 2 to 72 hours। मतलब इतना ज़्यादा सिवियर पेन होता है। यूनिलैटरल होना, जैसे मैंने आपको इनिशियली भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है टू क्लासीफाई इट एज माइग्रेन। और पल्सेटिंग हेडेक होता है जिसका टाइम पीरियड कितना है, 2 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक। नेक्स्ट वी हैव जो ऑरा वाला जो पेन होता है ना, उसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि वार्निंग साइंस होते हैं पहले। अब वार्निंग साइंस जो होता है ना, हेडेक स्टार्ट होने से 20 to 40 मिनट्स पहले जो है ना वार्निंग साइंस आते हैं। इन वार्निंग साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंटली विजुअल साइंस आते हैं। अब विजुअल साइंस में कौन कौन से, फ्लैशेस, जिगजैग लाइंस एंड ग्लेयर्स। ये तीन वो विजुअल साइंस हैं जो कि माइग्रेन विद ऑरा के जो पेशेंट्स हैं वो सफ़र करते हैं। ये 40 मिनट्स तक ये साइंस एंड सिम्टम्स आते रहते हैं। इसके अलावा स्पीच या मोटर डिस्टर्बेंस भी नज़र आती हैं इन ऑरा पीरियड। उसके बाद हेडेक फेज स्टार्ट होता है, फिर उनके सर में दर्द स्टार्ट होता है आफ्टर 40 मिनट्स। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो माइग्रेन विदाउट ऑरा होता है ना, ये एग्जेग्रेट हो रहा होता है विद फिजिकल एक्टिविटी। कुछ भी वो मूवमेंट करते हैं तो उनका पेन उन्हें बढ़ता हुआ फील होता है। और इसके अलावा जो पेशेंट मजीद साइंस एंड सिम्टम्स के साथ जो प्रेजेंट करते हैं, डैट इंक्लूड नोजिया, वॉमिटिंग, photophobia that is hypersensitivity to light and phonophobia that is hypersensitivity to sounds। नेक्स्ट बात की जाए कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ माइग्रेन क्या है। सो बेसिकली माइग्रेन का जो पेन होता है इट इज़ ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ न्यूरोनल एक्टिविटी। ये डिप्रेशन ऑफ न्यूरोनल एक्टिविटी क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो ब्लड फ्लो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है, मोस्ट स्पेसिफिकली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। और इसमें हमारे पास ये जो हाइपोपरफ्यूजन का जो सेगमेंट है ये परसिस्ट करते थ्रू आउट द ऑरा फेज एंड हेडेक फेज। दोनों ही सूरतों में ये परसिस्ट कर रहा होता है। लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं जिनको विदाउट ऑरा माइग्रेन होता है ना, उनमें ये हाइपोपरफ्यूजन नहीं हो रही होती, ब्लड फ्लो रिड्यूस नहीं हो रहा होता। सो बेसिकली मैं अगर आपको वन वर्ड में बताऊं तो माइग्रेन का पेन जो होता है दैट इज ड्यू टू द वेसोडाइलेशन ऑफ द वेसल्स, ठीक है, और हाइपोपरफ्यूजन हो रही होती है ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसलिए होता है। अब हमने जो इसकी ट्रीटमेंट पढ़नी है वो पढ़नी है, एक है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट माइग्रेन और दूसरी हम पढ़ेंगे कि एज अ प्रोफाइलेक्सिस जो है हम दे सकते हैं फॉर द माइग्रेन। सबसे पहले सिम्टोमेटिक की बात की जाए तो इसमें नंबर 1 इज़ एनसेड्स। एनसेड्स जो है वो एनाल्जेसिक्स की तरह काम करेंगे, पेन रिलीव्स करेंगे। सो वी हैव एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, एंडोमेथासिन एंड कीटोरोलैक जो मोस्टली यूज ड्रग्स हैं फॉर द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट माइग्रेन, जो कि पेन रिलीव करती हैं। एंटीएमेटिक्स की बात की जाए तो वी हैव अ प्रोक्लोरपैराजीन, मेटोक्लोप्रोमाइड एंड डायफेनहाइड्रामीन। ये तीनों जो ड्रग्स होती हैं ये नोजिया और वॉमिटिंग दैट इज एसोसिएटेड विद द माइग्रेन हेडेक उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो ट्रीटमेंट है ना उसमें आ जाते हैं ट्रिप्टेंस।
Now, what are triptans? These are the 5-HT1B and 5-HT1D agonist. 5-HT1B और 5-HT1D, these are the serotonin receptors. ठीक है, सेरोटोनिन रिसेप्टर जो वन है उसकी फर्दर जो सब टाइप्स हैं बी और डी, उनकी एगोनिस्ट हम देते हैं एज अ ट्रिप्टेंस, जो कि माइग्रेन की पेन को रिलीव करते हैं. कैसे करते हैं? उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वाया वीजो कॉन्स्ट्रिक्शन, या वो इनहिबिट कर देते हैं रिलीज ऑफ द प्रो इन्फ्लेमेटरी न्यूरोपेप्टाइड्स ऑन द ट्राइजेमिनल नर्व इनर्वेटिंग क्रेनियल ब्लड वेसल्स. तो इनका एक्शन बेसिकली कहाँ है? क्रेनियल ब्लड वेसल्स पर है, उनकी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा के या उनकी इन्फ्लेमेटरी न्यूरोपेप्टाइड्स के रिलीज को इनहिबिट करके. इसमें ट्रिप्टेंस में ड्रग्स कौन कौन सी आ जाती हैं? सुमाट्रिप्टेन, एल्मोट्रिप्टेन, राइजाट्रिप्टेन एंड ज़ोल्मिट्रिप्टेन. फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो इनकी जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना ट्रिप्टेंस का वेरी कर रहा होता है, कि जो हमारे पास सुमाट्रिप्टेंस हैं ये सबक्यूटेनियसली ओरली इंट्रानेजली दी जाती है. ज़ोल्मिट्रिप्टेन जो होती है ओरली और इंट्रानेजली दी जा सकती है. एंड द लास्ट वन कि जितने भी बाकी एजेंट्स बचे हैं एल्मोट्रिप्टेन, राइजाट्रिप्टेन या फ्रेवोट्रिप्टेन, ये सब हम दे सकते हैं ओरली. नेक्स्ट ये है कि हेडेक जो होता है ना, जब हम ये ट्रिप्टेंस की जब ट्रीटमेंट देते हैं किसी भी पेशेंट को, तो वो फर्स्ट डोज के बाद जो 24 to 48 आवर्स के बाद जो है ना, हो सकता है कि हेडेक दोबारा हो जाए. तो इसके लिए हम इसकी क्या कहेंगे, कम्प्लीटली क्योर के लिए इसकी रिपीटेड डोज की ज़रूरत होती है फॉर द ट्रिप्टेन. सेकेंड डोज पर ही मोस्टली इतना इफेक्टिव रिजल्ट आ जाता है कि अबॉर्ट हो जाता है द हेडेक कम्प्लीटली. फ्रोवाट्रिप्टेन की बात की जाए, जो हमारे पास वन ऑफ द ट्रिप्टेन्स है, ये द लॉन्गेस्ट एक्टिंग ट्रिप्टेन है जिसकी हाफ लाइफ मोर देन 24 आवर्स है. एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, पेन एंड प्रेशर सेंसेशन इन द चेस्ट, नेक एंड जॉ मिलती है हमें. डिजीनेस और मिलेज मिल सकता है, और ये ऐसे पेशेंट जिन्हें कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का रिस्क हो उनमें यूज़ नहीं करते ट्रिप्टेंस को. नेक्स्ट जो इनकी इंपॉर्टेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन में आते हैं, दैट इज़ द एर्गोट एल्कलॉइड्स. एर्गोट एल्कलॉइड्स की क्या इंपॉर्टेंट है? बेसिकली दीज आर 3 ड्रग्स. वी हैव अ डाहाइड्रो एर्गोटामाइन एंड टैट्रेट. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका समहाउ सेम ही है, वीजो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स करना ही इनका काम है. और कौन से रिसेप्टर से बाइंड करती हैं? 5-HT1 रिसेप्टर्स, अल्फा रिसेप्टर्स एंड डोपामिन रिसेप्टर्स. इन तीनों से बाइंड करने की इनके पास कॉम्प्लेक्स एबिलिटी है. और एक्शन क्या प्रोड्यूस करते हैं? दैट इज़ द वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन. फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो एर्गोटामाइन एंड डाहाइड्रो एर्गोटामाइन की बात करें, सो एर्गोटामाइन सबलिंगुअली दी जाती है. इसको जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ द ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ माइग्रेन. मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्ली स्टेजेस ऑफ माइग्रेन. इसके अलावा ये ओरली भी दी जा सकती है. इसकी रेक्टल सपोजिटरी फॉर्मुलेशन भी अवेलेबल है, जो कि एर्गोटामाइन को कैफीन के साथ मिलाकर यूज़ की बनाई गई है. इसके अलावा डाहाइड्रो एर्गोटामाइन की बात की जाए तो इंट्रावीनसली या इंट्रानेजली दी जाती है, एंड इट इज़ ओनली रिजर्व फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिवियर केस ऑफ माइग्रेन. बहुत सिवियर केस ऑफ माइग्रेन होगा तब हम डाहाइड्रो एर्गोटामाइन करेंगे, और एक्यूट ट्रीटमेंट में एर्गोटामाइन यूज़ की जाती है. अब एर्गोटामाइन के बारे में अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, सो इसमें यह है कि इसका जो डेली या वीकली डोजेज जो होगी ना, उसको बहुत लिमिटेड रखना होगा हमें एर्गोटामाइन की. क्यों? क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी है टू कॉज डिपेंडेंसी एंड रिबाउंड हेडेक कॉज करने की. तो थोड़ा सा इसको डेली या वीकली डोजेज को लिमिट रख कर यूज़ किया जाएगा, बिकॉज ऑफ दीज 2 एडवर्स इफेक्ट कह सकते हैं, या जो भी है रिबाउंड हेडेक और डिपेंडेंसी ये कॉज करेगा. एडवर्स इफेक्ट्स की बात की जाए तो नोजिया इज़ द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ दीज. और इसके अलावा ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इन पेशेंट विद एंजाइना या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, बिकॉज इन दोनों में ये क्या सिवियर इफेक्ट प्रोड्यूस करवा सकती है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स कॉज करवा सकती है. नाउ लास्टली द प्रोफाइलेक्सिस फॉर द एक्यूट माइग्रेन हेडेक्स की अगर बात की जाए, सो ये उन लोगों में सिर्फ दी जाती है जिनमें रिपीटेडली अटैक्स हो रहे हों इन अ मंथ. 2 और मोर अटैक्स इन अ मंथ हो तो उसमें हम ये प्रोफाइलेक्सिस की तरह दे सकते हैं. अब इसमें हम 4 ड्रग्स को यूज़ करते हैं: बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी कन्वर्जेंट्स. बीटा ब्लॉकर्स की बात की जाए तो प्रोपैरानोलोल यूज़ की जाती है, ये क्रॉनिकली यूज़ की जा सकती है. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है वेरापामिल एंड फ्लूनाराजीन. ये प्रेफर्ड की जाती है, क्यों? क्योंकि ये सेरेब्रल कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है. लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप
किसी भी माइग्रेन पेशेंट्स को बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं दे सकते। या तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ की जाए या फिर बीटा ब्लॉकर्स। इंपॉर्टेंट है ये बात। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की बात की जाए तो डैट इंक्लूड एमीट्रिप्टिलीन, ये क्रॉनिकली यूज़ नहीं हो सकती। एंड लास्टली वी हैव एंटी कन्वर्जेंट दैट इज़ द गाबापेंटिन। ये न्यूरोनल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यूज़ होगी। और इसका जो बेसिक काम है वो कैसे होता है कि सोडियम चैनल ब्लॉकर की तरह काम करती है। सो यहाँ तक हमने माइग्रेन की ओवरव्यू भी किया कि व्हाट इज़ माइग्रेन एंड इट्स टाइप, देन उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड द लास्टली प्रोफाइलैक्सिस भी कंप्लीट कर ली। सो हियर वी हैड कंप्लीटेड द माइग्रेन फार्माकोलॉजी।